हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज अभी एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, सबकी एग्जाम्स आने वाली हैं और सब लोगों को पूरी बुक देखकर बस यही लगता है अरे यार इतना सारा रिवाइज करना है, ये पूरी बुक कैसे करेंगे इतने कम दिनों में। तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। मैंने हर चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ और ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए। आपके 40 मार्क्स का आपका माइक्रो का होगा, उसमें से 30-35 तक आपके आ सकते हैं, 80% तो कंप्लीट आ जाएगा। इसलिए अब आप कॉपी पेन लो, ये क्वेश्चंस लिखो, मुझसे समझो और इसके बाद मैं बिजनेस के भी लेकर आने वाली हूँ और उसके बाद मैं कॉस्ट रेवेन्यू के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने वाली हूं क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आएगा। डिमांड के क्वेश्चंस करवाने वाली हूं, सप्लाई के क्वेश्चंस करवाने वाली हूं। स्टैटिस्टिक मैंने आपको मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, इंडेक्स समझा दिया है। तो बेटा आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास इकोनॉमिक्स का भी बहुत सारा मटेरियल होगा। ठीक है, बदले में क्या चाहती हूं मैं आपसे, सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट लिखा करें। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, बेटा जैसे ही आपको वीडियो मिलता है एटलीस्ट कम से कम लाइक का बटन तो आप प्रेस कर ही सकते हैं, जो आप करते ही नहीं है ना। तो जब भी आप लोगों को लगता है कि हाँ मैम हमारे लिए मेहनत कर रही हैं, तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए। चले, इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे कि संदीप गर्ग में तो एक ही चैप्टर है, वीके ओरी में इसके 2 चैप्टर्स अलग अलग बना दिए हैं, फर्स्ट सेकंड। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये डिफरेंस आप सबसे पहले करिएगा फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, कौन सा? पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर एक और डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये अभी इंक्लूड हुआ है 2-3 सालों से। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, सेंट्रल प्लान, मार्केट इकोनॉमी, है ना, किसी की बुक में है किसी की बुक में नहीं है, नहीं है तो आप कहीं और से उसको लिखिएगा, इसको भी अच्छे से कीजिएगा। फिर आता है सेंट्रल प्रॉब्लम, ये दूसरे चैप्टर में मिलेगा आपको ओहरी में। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है ना, इसको बहुत अच्छे से करना है। फिर पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसकी मीनिंग, इसका डायग्राम, कर्व, प्रॉपर्टीज, शिफ्टिंग, ये तो मैंने पूरा चैप्टर ऑलरेडी बना रखा है। इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स मैंने कर रखे हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी समझा रखे हैं, तो आप ये मेरी प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हो। शेड्यूल, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग में मैंने आपको वहां पे सिखा रखा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड कब शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होता है। जब हम रिसोर्सेस को बढ़ा दें और ज्यादा इंक्रीज कर दें तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यदि मान लीजिए कोरोना आ गया, कोविड आ गया या कोई महामारी या कोई बीमारी या अर्थक्वेक, तो ऐसी कंडीशन में हमारा पीपीसी आगे नहीं बल्कि कहां जाता है, पीछे, लेफ्टवर्ड। ये सारे मैंने रीजन से आपको समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब मैं यहां तक कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं टॉप 10 से 15 क्वेश्चंस में टिक करने वाली हूं, जो आपको पहले करना है, इनमें भी सबसे पहले। ठीक है, और ये मीनिंग में करना बेटा सिर्फ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एमआरटी क्या है, और अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, पीपीसी के जो अंदर होता है वो अटेनेबल, बाहर। अभी मैं समझाने का काम नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि किसमें क्या करना है। ठीक है, इसके बाद मैं वीडियोस लेकर आऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, बाकायदा एक्सप्लेन करूंगी, डायग्राम समझाऊंगी। अब आते हैं हम चैप्टर 2 पे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे कंज्यूमर का प्राइस, उसकी यूटिलिटी, जितने वो पैसे खर्च कर रहा है उसके बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू पी एक्स, है ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 कमोडिटी का सबसे पहले 2 का सिर्फ देख लेना,
और इसमें जो आईसी अप्रोच दिया है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, उसको बहुत करना। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये करना, इंडिफरेंस कर्व, मीनिंग, प्रॉपर्टीज, आईसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, रीजन, या फिर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, रीजन। ये बहुत बार पूछा जाता है। इन दो क्वेश्चंस को सबसे पहले करना। फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, जैसे जैसे हम कंजप्शंस करते जाते हैं वैसे वैसे यूटिलिटी क्या होती जाती है, सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाता है। तो ये इसका डायग्राम और इसके अजम्पशंस, ये तीन क्वेश्चन सबसे पहले करना। उसके बाद इसको और बिल्कुल नहीं छोड़ना, रिलेशन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होता है, फिर स्टेबल होता है, फिर डिक्रीज होता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है, टीयू नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। ये सारे मैं आपको डायग्राम नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद या नेक्स्ट वीडियो में ही समझाने वाली हूं, डोंट वरी। फिर उसके बाद एक बार ये भी पढ़ लेना, बजट लाइन एंड बजट सेट, ठीक है। इसका मीनिंग याद होना चाहिए, कभी डिफरेंस आए तो डिफरेंस या डायग्राम, ये बाद में। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो बनाया है उसके बाद ये, और उसके बाद फिर एक और बार मैं बताने वाली हूं कि इनमें भी सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है। थर्ड आते हैं हम डिमांड। प्राइस बढ़ती जाती है, डिमांड कम होती जाती है। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक इंक्रीज एक डिक्रीज। इसका शेड्यूल, इसका डायग्राम, इसके डिटरमिनेंट फैक्टर्स कि डिमांड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। यदि मेरा फैशन हैबिट चेंज होगा तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना, इफेक्ट ये क्या डालते हैं सबसे पहले। फिर ये दो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। एक होता है प्राइस के चेंज होने से, यदि प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई, कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस क्या हुई, कम, डिमांड बढ़ी, एक्सपांशन, ठीक है। जब प्राइस नहीं बल्कि प्राइस कांस्टेंट हो और अदर फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स बेटा, अदर फैक्टर्स के चेंज होने से डिमांड बढ़ती है तो इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम होती है तो डिक्रीज इन डिमांड। डायग्राम से भी हम इनको समझा सकते हैं, टेबल से भी समझा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, एक्सपांशन बोल सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज डिमांड में डिफरेंस, ये तीन सबसे पहले करना, ठीक। चले फिर आगे आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड, प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ा। एक बार प्राइस इतनी चेंज हुई, डिमांड में इतना सही चेंज हुआ। प्राइस इतनी सी चेंज हुई, डिमांड में इतना चेंज हुआ, है ना। डिग्रीज, इसकी 5 डिग्रीज है। अगर प्राइस और डिमांड दोनों में सेम चेंज हुआ तो यूनिटरी। तो सबसे पहले इसकी डिग्रीज सारी याद रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल यहां से पक्का आएगा, न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने वाली हूं सिलेक्टेड, वो सारे आप कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और इलास्टिसिटी ऑफ किसको, डिमांड को इफेक्ट करने वाले, इसमें गिवन गुड्स बहुत बार पूछते हैं स्कूल में, तो गिवन गुड्स वाला जरूर याद करना कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये दो क्वेश्चंस क्लियर, समझ में आ रहा है ना क्या क्या करना है अब हमको। चलो आगे, चैप्टर 5, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दो फैक्टर है, एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। क्या होता है इसमें कि भाई यदि हम कंटिन्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस में, लैंड, लेबर, भाई जो काम एक व्यक्ति का है, यदि मैं वहां पे 4 व्यक्ति लगा दूं तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा क्या, हाँ, पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर नेगेटिव भी हो सकता है। अरे भाई एक कमरे को डेकोरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, यदि मैं वहां 20 लोगों को डाल दूं तो वो आपस में ही झगड़ा करने लग जाएंगे, रूम तो डेकोरेशन गया। यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का टेबल, डायग्राम और
पहले प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिमिनिशिंग रेट से, और फिर नेगेटिव वाला भी एक बार पढ़ना। इंक्रीजिंग सबसे ज्यादा आता है, डिमिनिशिंग, और नेगेटिव क्यों हो रहा है उसके भी 2-3 रीजन जरूर याद कर लेना बेटा, ठीक है। और यहां पर भी रिलेशन किसका, वही टोटल प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन का रिलेशन, और एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा। ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल 5 मार्क्स में आएगा तो कौन सा, कॉजेस या ये 2, ठीक है। 3 फेज होते हैं, पहले इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट डिक्रीजिंग, फिर नेगेटिव। चले अब आते हैं चैप्टर 6 पे। कॉस्ट, 2 तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इनके डायग्राम कौन सा यू शेप्ड होता है, कौन सा हाइपरबोला होता है, कौन सा टिक मार्जिनल कॉस्ट वाला, ये सारे डायग्राम्स याद होने चाहिए कि किसका डायग्राम कैसा होता है, सिर्फ यहाँ पे ये 2 नंबर के हिसाब से। हाँ, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, और इसमें एक और आता है शॉर्ट रन, इसको भी करना बेटा, शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट, है ना। यदि है ना एक क्वेश्चन ऐसा, शॉर्ट रन फैक्टर, लॉन्ग रन, यदि हमें कम समय है तो हम केवल फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, हम केवल किस फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल। और लॉन्ग रन में लॉन्ग रन कॉस्ट, जिसमें हम फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को चेंज कर सकते हैं, तो एक ये वाला जरूर कर लेना। रिलेशन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये डिफरेंस, रिलेशनशिप। नेक्स्ट रेवेन्यू, सबसे छोटा, सिर्फ केवल रिलेशन याद करना है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस। 2 कंडीशन होती है, जब प्राइस कांस्टेंट होती है और जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होती है, दोनों कंडीशन में याद होना चाहिए, बस एक क्वेश्चन। फिर चैप्टर 8 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि भाई वो जितना खर्चा कर रहा है, जितना वो कॉस्ट लगा रहा है, उससे ज्यादा उसको रेवेन्यू मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है, जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है। वो कौन सी कंडीशन है, ये पूरा एमसी 2 कंडीशंस हैं इसमें, ठीक है। वो कंडीशन बस ये एक क्वेश्चन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, बस ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस है। दूसरी बात देखिए, हमारा हो रहा है एनुअल एग्जाम, तो सबके स्कूल्स में यही होता है कि जो लास्ट के चैप्टर है वहां से ज्यादा मार्क्स का आएगा और जो पीछे के चैप्टर से वहां से कम आएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको 4-4, 5-5 मार्क्स में मिलेंगे। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करना। अभी 9, 10, 11 और लिख रही हूं, तो आप लोग अपनी स्टडी बेटा फर्स्ट चैप्टर से बिल्कुल मत करना, लास्ट से करना, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 क्वेश्चन सबसे पहले करना। सारे इंपॉर्टेंट है, बट उसमें भी ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है चैप्टर 9 सप्लाई। डिमांड और सप्लाई दोनों में सेम बनता है। सप्लाई में भी सप्लाई का मीनिंग, सप्लाई को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो सप्लाई में कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। यदि प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे शिफ्टिंग भी होता है, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्टिंग। जब प्राइस चेंज होता है और सप्लाई इंक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं एक्सपांशन,
जब प्राइस डिक्रीज होता है सप्लाई भी डिक्रीज होता है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये होगा आपका मूवमेंट अलाउंग सप्लाई कर्व। यदि प्राइस नहीं बल्कि अदर फैक्टर के चेंज होने से वो राइटवर्ड जाए या लेफ्टवर्ड तो वो शिफ्टिंग कहलाता है। तो ये डिफरेंस सबसे पहले आने चाहिए, या तो डिमांड में या सप्लाई में। पक्का आपको मिलेगा 4 से 5 मार्क्स में, सब में एक जैसा ही लिखना है। तो एक्सपांशन इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई कैसे, देखो ये रहा, ठीक है, ये आपकी प्राइस है और ये आपकी सप्लाई है। यहां पर प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ गई, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सपांशन हो गया। ठीक है, इधर की साइड पहले सप्लाई यहां थी फिर यहां हो गई, ऐसा ही उल्टा होगा, पहले प्राइस यहां थी और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई था, प्राइस नीचे गिर गई तो ये भी नीचे हो गया, तो ये तो नीचे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यदि प्राइस सेम हो और पहले सप्लाई यहां थी और फिर सप्लाई यहां हो गई तो ये आगे चला गया। ठीक है, शिफ्टिंग राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, ये सब हम लोग आराम से देखेंगे। फिलहाल इन सब के आपको डायग्राम और मीनिंग पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं मेन मार्केट फॉर्म्स, जहां पे टाइप्स ऑफ मार्केट फॉर्म्स थे, लेकिन अब बेटा आपको कोर्स में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही है, जहां पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स हैं, जहां पे होमोजेनियस प्रोडक्ट है, जहां पे सब मतलब बाजार अपन देखते हैं ना, बाजार में ढेर सारे लोग हैं जो एक ही चीज को बेच रहे हैं, सब्जियां सब एक जैसी हैं लेकिन सबके प्राइस सेम है ना, मटर 60 रुपए किलो तो 60 रुपए किलो सब देंगे। ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, कोई भी आकर यहाँ पे माल बेच सकता है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। यहाँ पे आप ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने भी फीचर्स हैं इसके सारे कंप्लीट करना, ऐसा नहीं कि 4 फीचर्स याद कर लो। क्यों? क्योंकि क्या है, क्वेश्चन एक ही है तो डेफिनेटली वो आपसे सारे फीचर्स नहीं पूछेगा कि मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है, 4 फीचर बताओ। वो क्या करेगा, आपसे बोलेगा फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट समझाइए, है ना, या फिर वो होमोजेनियस के बारे में पूछ लेगा। तो यहां से आपको सारे फीचर्स याद होने चाहिए। फिर बात करते हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 6 मार्क्स का एग्जाम में आ रहा है, अदरवाइज 4 या 5। ये बाकायदा डायग्राम से आपको अच्छे से आना चाहिए। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लास्ट चैप्टर प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए, है ना, कि सरकार जब गरीबों को बाजार में जो सामान है वो महंगा मिलता है तो गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देती है, प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ये पूरा मीनिंग और इसका डिफरेंस याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये क्या लिखा है मैंने भाई, ये डायग्राम है आपका लास्ट चैप्टर में, ये आपका सप्लाई है, ये आपका डिमांड है, जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड। अब यदि सप्लाई आगे शिफ्ट हो जाए तो क्या, सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो न्यू इक्विलिब्रियम कहां होगा, सप्लाई आगे शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, सप्लाई पीछे हो तो क्या हो, डिमांड आगे जाएगी तो क्या होगा, डिमांड पीछे जाएगी तो क्या होगा। ये जो सारी कंडीशंस आपको दे रखी हैं, कौन से वाले चैप्टर में, लास्ट वाले में, सिर्फ केवल आपको ये कंडीशंस याद करनी है कि कौन सी कंडीशन में इक्विलिब्रियम क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमारी सप्लाई बढ़ेगी या हमारी सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ेगी या प्राइस कम होगी। सारे कर्व्स यहां से आपको याद होने चाहिए, आपको यहां से बकायदा क्वेश्चन एक मिलेगा। तो अब अच्छा, सप्लाई में डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन, है ना, कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, लेकिन यदि मान लीजिए हमें ऐसा पता चल जाए कि फ्यूचर में, है ना, इसके एक्सेप्शन है कुछ, कि फ्यूचर में भैया इसकी प्राइस और कम होने वाली है और अभी प्राइस बढ़ी भी नहीं है, तो भी हम मार्केट में अपना माल सारा बेच देंगे क्योंकि हमको पता चल गया कि फ्यूचर में इसकी प्राइस कम होने वाली है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जब बाजार में कीमतें बढ़ेंगी तो हम माल बेचेंगे ज्यादा, लेकिन अगर मुझे ऐसा पता चल जाए कि 8 दिन बाद
मार्केट में इसकी प्राइस और कम होने वाली है, तो फिर मैं माल अपना रखूंगी क्या? नहीं, सारा बेच दूंगी। तो ये एक्सेप्शन है कुछ जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये था ओवरऑल पूरा की व्यू कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें चैप्टर वाइज कौन से पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। इसके हिसाब से अब आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। मैंने भी बना ली है कि जो क्वेश्चन 6 मार्क्स के आने वाले हैं उन क्वेश्चंस के लिए आपके लिए वीडियोस लाए जाएं। बिल्कुल मेहनत कर रही हूं, बट बेटा मेरे पास 12th भी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अकाउंट नहीं, इकोनॉमिक्स और बिजनेस भी पढ़ा रही हूं, तो मुझे अकाउंट को भी देखना होता है। इसलिए कोशिश जरूर है, फिर क्लासेस होती हैं, स्कूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिले। बट आप कोशिश नहीं कर रहे हो क्या सपोर्ट करने की? आप लोग ना तो मुझे कमेंट करते हो कि मैम हाँ हमें आपके वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपका समझाना हमें अच्छा लगता है, ना लाइक्स करते हैं, ना अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करते हैं। तो फिर आगे मैं वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं, आज जरूर कमेंट सेक्शन में करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।